गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल का वीडियो किसी कारणवश रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। आज मैं आगे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। आगे का क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं। कहां से? क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने 51 to 60 डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में मैं आज क्वेश्चन नंबर 61 to 73 डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आइए लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ध्यान से देखेंगे। Which one of the following is not the Central Trade Union of India? Which one of the following is not the Central Trade of India? है ना, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए, पहला है पहला है ऑप्शन हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन है क्या? INTUC। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखेंगे क्या है। सेकंड है द AFL-CIO। थर्ड है CITU और ऑप्शन नंबर डी है हमारा BMS। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, C फॉर कांग्रेस। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है ना। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस इज द फुल फॉर्म ऑफ INTUC। ठीक है, अब इस तरह से भी आपको कुछ कुछ यूनियंस के, कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के, है ना, नाम आपको इस तरह से भी याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये तो ऑप्शन में दिया है, कभी कभी मैच दी फॉलोइंग करके भी देता है। इसमें से बताइए कि इसका एब्रीविएटेड फॉर्म रहता है कि इसमें कौन किससे मैच होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द AFL। AFL का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन A फॉर अमेरिकन, F फॉर फेडरेशन, F फॉर फेडरेशन। ठीक है, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ, L फॉर लेबर, L फॉर लेबर। ठीक है, C फॉर कांग्रेस, CONGRESS, कांग्रेस। ठीक है, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस ऑफ, I फॉर, C फॉर कांग्रेस हो गया, I फॉर इंडस्ट्रियल, I फॉर इंडस्ट्रियल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखेंगे, देखिए AFL का फुल फॉर्म पता चल गया, INTUC का फुल फॉर्म पता चल गया कि INTUC का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, ये जितने भी ये क्या है कि हर एक कंट्री के में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है सबका अलग अलग नाम है ना। सेकंड है AFL-CIO, है ना। A फॉर अमेरिकन, F फॉर फेडरेशन, L फॉर
लेबर, सी फॉर कांग्रेस, आई फॉर इंडस्ट्रियल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इससे क्या बना, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या है, CITU, CITU कोई गेस? CITU का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी एक ट्रेड यूनियन का नाम है ना, ठीक है, जिसको कि हम जानने की कोशिश करेंगे, है ना। क्या सी से क्या हो जाएगा, सेंटर, CENTRE, सेंटर, किस चीज का सेंटर, आई है ना। तो यूनियन कहाँ बनता है, ट्रेड यूनियन इंडस्ट्री में बनता है, इंडस्ट्री के लिए बनता है ना, ठीक है। तो अब कहाँ पर भाई, आई से इंडस्ट्री भी होता है, आई से इंडियन भी होता है ना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रियल होगा या इंडियन होगा। तो CITU जो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, ट्रेड यूनियन का, ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या है, इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर फॉर, आई से इंडियन, है ना, टी से, टी स्टैंड्स फॉर ट्रेड एंड यू स्टैंड्स फॉर यूनियन, यू स्टैंड्स फॉर यूनियन। क्या हुआ, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, है ना। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, मेरे हाथ में भी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन यहां भी रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारा, लास्ट ऑप्शन क्या है, BMS। अब ये BMS क्या है भाई, चलिए एक तो हो गया भाई सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस, है ना, एस लगा दीजिए यूनियंस में, है ना। AFL-CIO का हो गया अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस, है ना, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। और INTUC का एब्रीविएटेड फॉर्म क्या हो गया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ ऑप्शन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होगा, BMS, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो सकता है, ये देखेंगे। तो BMS का फुल फॉर्म होता है B फॉर भारतीय, B फॉर भारतीय, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, B फॉर भारतीय, M फॉर मजदूर, M फॉर मजदूर, S फॉर संघ, SANGH, है ना। देखेंगे हम लोग क्या BMS का क्या फुल फॉर्म हो गया, भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन पे आएंगे वापस, हम लोगों ने सबका एब्रीविएटेड फॉर्म देख लिया। अब ये देखना है दैट अमंग दीज ऑप्शंस व्हिच वन इज नॉट द सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, व्हिच वन among these options is not the central trade union of India, है ना। अब देखिए ऊपर में इंडियन लगा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो ये इंडिया का ही है, ठीक है। आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे इसमें इंडियन लगा है, ये इंडिया का ही है। फोर्थ ऑप्शन जो लास्ट ऑप्शन है उसमें देखेंगे ये भारतीय है, भारतीय किसको बोलते हैं, इंडियन को ही बोलते हैं। तो कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन बी,
है ना, AFL-CIO, है ना, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर कांग्रेस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो है ये क्या है, ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया नहीं है, ये इंडियन ट्रेड यूनियन नहीं है। क्वेश्चन में नहीं का बात बोल रहा है, इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन तो इंडियन है, ए इंडियन है, सी इंडियन है, डी इंडियन है, तो कौन नहीं है, बी इंडियन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं कि which one of the following is not the HR audit? Which one of the following is not the HR audit? है ना, इसमें से HR ऑडिट का पार्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, हा? अब है कि जॉब, अब इसमें ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन, सेकेंड ऑप्शन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, थर्ड ऑप्शन मैंडेटेड बेनिफिट्स एंड फोर्थ ऑप्शन बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। ठीक है, अब समझेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो जो ऑप्शन ए है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? यह किसी स्पेसिफिक पर्पस या स्पेसिफिक रोल के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट है ना, जो तैयार किया जाता है ना, स्पेसिफिक रोल या स्पेसिफिक पर्पस के लिए a written document that is being prepared for the specific role or for the specific purpose within the organization or in an organization, है ना। किसके लिए तैयार किया जाएगा? फॉर एम्प्लॉइज। ठीक है, क्यों? बिकॉज सम टास्क विल बी असाइन्ड टू देम, है ना, उसके लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्लियर है ना, कि जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज a written document outlining some roles, some specific roles and some specific purposes, उसी को हम जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं एचआर के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नंबर बी, ऑप्शन बी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब रिक्रूटमेंट के लिए क्या जरूरी है? रिक्रूटमेंट के लिए जरूरी है डियर स्टूडेंट्स कि भाई एप्लीकेशन ब्लैंक होगा, पहले तो एडवर्टीजमेंट होगा, फिर एप्लीकेशन ब्लैंक होगा, उसमें अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो होंगे एक्सपीरियंस होंगे वो अप्लाई करेंगे, फिर जो भी रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू जो भी कंडक्ट होना है वो कंडक्ट होगा, सो दैट कि ये सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है मैंडेट बेनिफिट्स, है ना। अब ये मैंडेट बेनिफिट्स को हम लोग दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टैट्यूटरी है ना, बेनिफिट्स बोल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या है कि व्हिच इज स्टैट्यूटरी बेनिफिट, क्या है कि व्हिच इज लीगली रिक्वायर्ड एंड इट इज नॉन ऑप्शनल, है ना। ठीक है, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है? वैधानिक तरीके से, जो लीगल तरीके से, कानूनी दृष्टिकोण से, कानूनी दृष्टि से सही हो। ठीक है, इसको हम स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स या मैंडेटेड बेनिफिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। अब बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है भाई? आप सभी जानते हैं कि बैलेंस्ड स्कोर कार्ड क्या होता है, क्या हो सकता है। हम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं, एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस की बात करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं, है ना, क्या कि जो ऑप्शन ए है, जो आपने देखा, जिसके बारे में अभी हमने बताया, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट
रिटन आउटलाइनिंग डॉक्यूमेंट, है ना, मेंशनिंग द स्पेसिफिक रोल्स और स्पेसिफिक पर्पसेस, है ना। तो उसके बिना पर अब क्या है कि कई सारे एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, अलग अलग टास्क, अलग अलग टाइम पीरियड में टास्क, जो नेचर ऑफ टास्क है वो अलग अलग होता है। अकॉर्डिंगली उस टास्क को डिस्चार्ज करने में उनका कैसा रोल रहा, उससे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस या ऑर्गेनाइजेशन का जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव हो पाया या नहीं हो पाया, इस बात को जानना, देखना, समझना। साथ ही साथ जो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन है ना, ठीक है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, वो ये सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए किसी को ओवरलुक नहीं करना है, किसी को निगलेक्ट भी नहीं करना है, तभी आप एक अच्छा जॉब परफॉर्मर बन सकते हैं। तभी आपका अप्रेजल जो है वो 360 डिग्री अप्रेजल हो सकता है ना, और उस बेसिस पे आपका जो स्कोर कार्ड होगा, है ना, वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not the HR audit, which one of the following is not the HR audit, HR audit का पार्ट इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए ये भी काम से रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है, ये भी वर्क से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, चूंकि काम करने के लिए तो भाई रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, ट्रेनिंग में भेजना पड़ेगा, इंडक्शन में भेजना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब सिलेक्शन हो गया तो फिर जो एज ए एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिट यूजुअली जो प्रोवाइड करती है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करती है ना, कुछ कॉमन बेनिफिट्स हो सकते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो वो बेनिफिट्स उसको देना, ठीक है। साथ ही साथ उसका स्कोर कार्ड भी बनाना, किस बेसिस पे, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, है ना, उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे उसका स्कोर कार्ड बनाना, ठीक है, ताकि उसको स्केल में मेजर किया जा सके कि इसको जो ओवरऑल स्कोरिंग है इस एम्प्लॉय का वो कैसा है, बहुत अच्छा है, एवरेज है या बहुत बुरा है। उस बिना पर, उस बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि इस एम्प्लॉय को हमको प्रमोट करना चाहिए या इसको और मोटिवेट करना चाहिए, फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए या नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है, या और क्या करना चाहिए, उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा वो पर्टिकुलर टॉपिक जब आएगा तब करेंगे, लेकिन अभी आप इतना जानिए, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम ये पाते हैं कि दैट द ऑप्शन डी इज द बेस्ट ऑप्शन अमंग दिस 4, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है, इट इज द राइट आंसर फॉर द स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द HR ऑडिट, है ना। तो हमेशा याद रखना है कि जो बैलेंस स्कोर कार्ड है या स्कोर कार्ड है वो HR ऑडिट का पार्ट नहीं है, बाकी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब HR ऑडिट का पार्ट है। अगर है होता तो ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता, डी नहीं होता, तब आपके पास आंसर ऑप्शन में होता एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो वो हमारे पास है नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास नहीं पूछ रहा है, नॉट लगा हुआ है, इसलिए जो नहीं है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उस कंडीशन में हमारा आंसर ये बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है, ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरर अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड, ठीक है। तो उसको कौन सा एरर हम लोग बोलेंगे, है ना। क्वेश्चन है, फिर से मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, मैं रीड आउट करता हूं फिर से। द एरर अराइजिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए मैं दोनों का अंडरलाइन कर रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई एरर हो गया, है ना, क्यों हो गया भाई एरर, तो एरर इसलिए हो गया क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया, है ना। तो आप ये बताइए कि दिए गए ऑप्शन में से ये कौन सी गड़बड़ी कही जाएगी, कौन सा एरर कहा जाएगा।
तो वी हैव द ऑप्शंस। ऑप्शन ए एरर ऑफ ओमिशन, छूट गया। एरर ओमिट मतलब होता है छूट जाना, है ना, ठीक है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, कि हमने प्रिंसिपल मतलब सैद्धांतिक, हमने उसके सैद्धांतिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। थर्ड है एरर ऑफ कंपनसेशन, जब हम एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती करते हैं, है ना, क्योंकि हम ओवरराइट नहीं कर सकते हैं। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसको हम ओवरराइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो डाउट क्रिएट करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। ये ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है इसमें। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि एक गलती जब हो गई है तो उसको सुधार करने के लिए जो छूट गई है उसको आप दोबारा से कीजिए, है ना। मैंने एक गलती सुधारने के लिए दोबारा फिर एक गलती कीजिए उसी तरह से मिलता जुलता, ताकि वो कंपनसेट हो जाए, ठीक है। तो एरर ऑफ कंपनसेट, जैसे डेबिट, जैसे कि अकाउंटिंग में हम लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ते हैं, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो डेबिट में आना चाहिए वो क्रेडिट में पोस्ट हो गया, तब उसको सही करने के लिए हम उसको उतने से डेबिट में वापस दिखाते हैं ताकि वो अमाउंट जो है बैलेंस हो जाए। चलिए ठीक है, तो एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेट करना, है ना, ठीक है। और थर्ड है एरर ऑफ रिकॉग्निशन, पता नहीं चला कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये पता नहीं चला, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इसलिए रिकॉर्ड होने में गड़बड़ी हो गई, है ना। अब हम उसको चाहे तो आप उसको कटकुट नहीं कर सकते हैं, है ना, ठीक है, क्रॉस नहीं कर सकते हैं, इरेज भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, है ना, बिना उसको कट किए हुए, बिना इरेज किए हुए किसी दूसरे प्लेस पे, लेकिन उसी ईयर में, है ना, नेक्स्ट ईयर में नहीं होगा, ठीक है। हा? तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या है, मेन थीम क्या है क्वेश्चन का, मेन एस्पेक्ट क्या है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो मेन एम्फेसिस है, मेन एस्पेक्ट है, दैट इज कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैज बीन ट्रीटेड एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया। अब देखिए उसके आगे एक वर्ड लिखा है, क्या, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, अपोजिट, जस्ट अपोजिट, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया गया, यही वाइस वर्सा है, ठीक है। तो ये किस तरह का एरर बोलेंगे, है ना, कि भाई कि आप जब एक गलती इसलिए हो गई क्योंकि हमने उसके सिद्धांत पे, उसके प्रिंसिपल पे ध्यान नहीं दिया, सैद्धांतिक अशुद्धियां हो गई, है ना। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड के अंतर ही दिखाना चाहिए, है ना, रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता है, वाइस वर्सा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, नहीं तो फिर दोनों नाम एक ही होता, दोनों का नेचर भी एक ही होता, है ना। तो फिर हम लोग उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को नाम से क्यों जानते, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से क्यों जानते, दोनों में डिफरेंस ही क्यों होता जब एक ही होता। तो ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, क्योंकि दोनों एक्सपेंडिचर का नेचर अलग अलग है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारा ऑप्शन है करेक्ट आंसर, वो हमारा करेक्ट आंसर बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, that the error arising from the treatment of revenue expenditure as capital expenditure and vice versa is called the error of principle, ठीक है, इतना ध्यान देना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडल कैपेसिटी कॉस्ट ड्यू टू अवॉइडेबल causes are transferred to which of the following heads or accounts? Read out once again. Idle capacity costs due to avoidable causes are transferable to which of the following heads or accounts? Idle capacity है ना, ठीक है। ये क्या है, आइडल कैपेसिटी किसको बोलते हैं पता है? आइडल कैपेसिटी, आइडल कैपेसिटी का, ये आइडल कैपेसिटी जो है इसका मतलब होता है अनयूज्ड पोटेंशियल, अनयूज्ड पोटेंशियल, अनयूज्ड पोटेंशियल, ठीक है।
ठीक है, कहां पे? जहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, कहां पे? जहां पे प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, जहां पे प्रोडक्शन का काम होता है। अनयूज्ड पोटेंशियल मतलब मशीन अभी रेस्ट में है, आइडल कंडीशन में है, अभी प्रोडक्शन का काम नहीं हो रहा है ना, तो आइडल कैपेसिटी। ठीक है, तो कहता है इसमें क्या क्वेश्चन में कि आइडल कैपेसिटी कॉस्ट ड्यू टू अवॉइडेबल, जिसको हम छोड़ सकते हैं, कॉजेज आर ट्रांसफर्ड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स और अकाउंट्स। जैसे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है लेकिन आपको अपने एम्प्लॉय को तो सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, ऑफिस एक्सपेंसेस तो होंगे, ताला बंद करके तो नहीं रखा जा सकता है ना, तो कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं, है ना, एक्सपेंडिचर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे इनकर होते हैं। ठीक है, और वो कहां रिकॉर्ड होगा? क्योंकि प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, आइडल कैपेसिटी है, अनयूज्ड पोटेंशियल है ना। ठीक है, जहां पर कहां पर? फैक्ट्री में जहां प्रोडक्शन फैसिलिटीज होती है वो अभी क्या है? आइडल कंडीशन में है। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि which of the will be transferred to which of the following heads और अकाउंट्स की वो जो कॉस्ट होगा, वो जो एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस इनकर होंगे, वो इसमें से किस हेड में जाएंगे, है ना। पहला तो नंबर 1 ऑप्शन ए प्राइम कॉस्ट, जिसमें कि आप सभी जानते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सब आते हैं प्राइम कॉस्ट में, जो कि नहीं है। चूंकि क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्शन का काम अभी रुका हुआ, आइडल कैपेसिटी है ना, अनयूज्ड पोटेंशियल है ना, मशीन का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड, है ना। जितने भी तरह के इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं जो फैक्ट्री में इनकर होते हैं, ऑल ऑफ देम आर बीइंग ट्रीटेड एज आर नोन एज द ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री में जो खर्च हुआ, इनडायरेक्ट जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होंगे, है ना, वो क्या कहलाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाएंगे। ठीक है, आइडल कैपेसिटी है तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो होगा नहीं। ठीक है, अभी अभी हमने कहा कि ऑफिस खुला रहेगा, ऑफिस जाना है ना। ठीक है भाई, जो पावर कंज्यूम हो रहा है उसका बिल पे करना है ना, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है या वर्कर जो भी स्टाफ्स हैं, है ना। ठीक है, अब जो सीजनल स्टाफ है वो छोड़ दीजिए, जो परमानेंट स्टाफ है उनको भाई सैलरी देना है, वर्कर जो है परमानेंट वर्कर हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, तो उनको वेजेस देना है। ये सब जो है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, ओवर मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कि इनकर होना ही होना है ना। तो ये कहाँ इसको रिकॉर्ड किया जाएगा? दैट वुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो वी हैव द ऑप्शन डी, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द आइडल कैपेसिटी कॉस्ट, उस समय का जो भी खर्च आएगा, है ना, ठीक है, ड्यू टू अवॉइडेबल कॉजेस, है ना, विल बी ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, वो तो सिर्फ ऑफिस से रिलेटेड होगा, ये तो इंडस्ट्री से रिलेटेड है ना। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एक्सपेंसेस है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इसलिए किसे कहां ट्रांसफर होगा, है ना। क्योंकि इंडस्ट्री के प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है ना, तो प्रोडक्शन हाउस में काम करने वाले एम्प्लॉयज या स्टाफ्स या स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड वर्कर्स वो अलग होते हैं, है ना। जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं वो मशीन पे काम नहीं करते हैं, मशीन अदर देन वो बस उसके बाहर काम करते हैं, है ना। सामान को लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, ये सब काम वो करते हैं, वो मशीन पे काम नहीं कर सकते। लेकिन जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, हाँ, तो वो मशीन पे काम करेंगे, कर सकते हैं, है ना। तो उन सब का जो कॉस्ट होगा, है ना, क्योंकि भाई की लाइवलीहुड उनका उसी से चलता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि उनको वेतन जो है वो नहीं दिया जाएगा, वेजेस नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो कॉस्ट इनकर होगा ही होगा। इसलिए दैट विल, सो दोज कॉस्ट विल बी ट्रांसफर टू द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट इज सो। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 कि which ratio measures the amount that investors are willing to pay? हाँ,
फॉर ईच रूपी, याद रखेंगे, ईच रूपी ऑफ अर्निंग्स रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन द फर्म्स फ्यूचर। नहीं समझ में आया? चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड आउट करते हैं, है ना, ताकि हम थोड़ा समझ सके, है ना, समझने की कोशिश कर सके, है ना। क्या है क्वेश्चन में? विच रेशियो मेजर्स द अमाउंट दैट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे, हाँ, फॉर ईच रूपी ऑफ अर्निंग्स रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन द फर्म्स फ्यूचर। ठीक है, अब देखिए, जानने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, है ना। विच रेशियो मेजर्स, देखिए क्या कह रहा है, रेशियो के बारे में कह रहा है, और रेशियो के बारे में क्या कह रहा है कि विच रेशियो मेजर्स, पता लगता है ना, द अमाउंट दैट इन्वेस्टर्स ने जो इन्वेस्ट किया, है ना, आर विलिंग टू पे, है ना, ठीक है, किस लिए? फॉर ईच रूपी ऑफ अर्निंग्स, ईच रूपी ऑफ अर्निंग्स। देखिए इंपॉर्टेंट जो लाइन है उस पर आप थोड़ा ध्यान देंगे। ईच रूपी ऑफ अर्निंग्स रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन द फर्म्स फ्यूचर, रिफ्लेक्टिंग कॉन्फिडेंस इन द फर्म्स फ्यूचर, जिससे कि उसको फर्म के फ्यूचर जो है उसमें थोड़ी सर्टेनिटी उसको दिख रही है ना, थोड़ी स्टेबिलिटी देख रही है, उसमें थोड़ा ग्रोथ दिख रहा है कि फर्म का ग्रोथ होगा, फर्म राइज करेगा, फर्म को बेनिफिट होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग भी बेनिफिटेड होंगे, यानी हम लोग मतलब इन्वेस्टर्स, है ना, वो भी कहीं ना कहीं बेनिफिटेड होंगे, उनकी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना, अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाने पे उनको रिटर्न अच्छा मिलेगा, क्योंकि फर्म अच्छा रिटर्न गेन कर रहा है, इसलिए इन्वेस्टर्स को भी अच्छा रिटर्न, जिनका इन्वेस्टमेंट है, जिनका पैसा उसमें लगा हुआ है ना, वैसे इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। क्या है? प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना, ठीक है। अब ये क्या है प्राइस अर्निंग रेशियो? ये की फैक्टर है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ये की फैक्टर है किसी भी फर्म के फिनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने का, फिनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करने का, ये सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है ना। अगर उसका प्राइस अर्निंग रेशियो अच्छा है तो हम कह सकते हैं कि द फर्म इज इन वेरी मच इन साउंड कंडीशन, साउंड पोजीशन, है ना, हम ऐसा कह सकते हैं। अगर ये प्राइस अर्निंग रेशियो जो है ये अच्छा नहीं है, ये बहुत ज्यादा साउंड नहीं है ना, तो फर्म का ग्रोथ जो है वो अभी तक हुआ नहीं है, या स्लो ग्रोथ हो रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, अभी वो बिल्कुल साउंड कंडीशन में नहीं पहुंचा है। लेकिन अगर ये फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर ऐसा बना रहेगा, सो दैट विल हैम्पर द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। अगर ये लंबे समय तक में भी ग्रोथ नहीं कर पाया, लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ नहीं कर पाया ये, है ना, तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट जो है उस बिजनेस से खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर दे विल स्टार्ट आस्किंग टू रिटर्न देयर अमाउंट, है ना। तो उनका जो अमाउंट जो उस इंडस्ट्री में लगा हुआ है, उस कंपनी में लगा हुआ है, तो अपना अमाउंट वापस लेना चाहेंगे, क्योंकि उनको डिजायर्ड रिटर्न नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए उनको वेट भी बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। तो फर्म की स्टेबिलिटी जो है वहां पर थोड़ा डाउट क्रिएट करती है कि फर्म स्टेबिलिटी के कंडीशन में अभी नहीं है, फर्म अभी स्टेबल नहीं हुआ है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो लोग उस कंपनी या उस फर्म या इंडस्ट्री की ओर देखेंगे, है ना, दोज हु आर रेडी टू पे द हैंडसम रिटर्न, जो हैंडसम रिटर्न पे कर सकते हैं, है ना, किसको? इन्वेस्टर्स को, है ना। तो वैसे इंडस्ट्रीज, वैसे फर्म्स की ओर वो देखना शुरू कर देंगे। और जैसे कि वहां भी उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट में उनका पैसा लगा है पहले वाले फर्म में, वहां से वो पैसा वापस लेना चाहेंगे। अगर पैसा वापस लेना चाहेंगे तो फर्म का जो ओवरऑल कैपिटल का जो साइज है वो बिगड़ जाएगा, वो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं हो जाएगा, जिससे कि वो फर्म या इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स के कंडीशन में पहुंच जाएगा,
है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंडस्ट्री, हर फर्म जो है ये सोच के नहीं स्टार्ट होता है ना। सबका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, हमारा इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे पोटेंशियल और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में बना रहे, कि आगे भी वो हमारे बिजनेस में अपना जो फंड है वो इन्वेस्ट करते रहें, और हम उनको उनके फंड पे हैंडसम रिटर्न देते रहें। कुल मिलाकर के यह है कि हम आप सभी जानते हैं कि भाई कि ये तभी होगा जब वो फर्म या इंडस्ट्री जो है वो रिस्क फैक्टर को बियर करेगा, है ना। ये इसके बारे में हुआ। तो अब इसके लिए क्या होगा भाई कि अर्निंग पर शेयर आपका कितना है ये भी देखना पड़ेगा। हमने पहले ऑप्शन के बारे में भी बताया, अर्निंग पर शेयर कितना होगा ये भी देखना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका जो रिटर्न है वो रिटर्न कैसा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है ना, या सुपर प्रॉफिट है, या मोर देन दैट जो भी है ना, कैसा है ना। तो साथ ही साथ आपका फर्म का गुडविल कैसा है ना। तो ऑब्वियसली जब आपका फर्म का ग्रोथ होता है ना, फर्म अच्छा रिटर्न पाता है तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है, ठीक है। तो आगे जाकर के क्या होता है कि फर्म का रेपुटेशन भी बिल्डअप होता है। रेपुटेशन बिल्डअप होता है तो उसका पर शेयर का जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज कहीं ना कहीं करता है ना। तो वो क्या है कि हमारा क्या अर्निंग पर शेयर है ना, कि एक शेयर पर कितना अर्न कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आपके पास 1000 शेयर है ना, तो 1000 शेयर पे कंपनी के पास, मान लीजिए कि आप कंपनी है, कंपनी के पास अगर 1000 शेयर है या 10 लाख शेयर है, तो उस पर अर्निंग कितना हो रहा है ना। तो ये अर्निंग किस बात पर निर्भर करेगा, फर्म के अर्निंग पोटेंशियल पे निर्भर करेगा, है ना, कि हाउ मच ए फर्म अर्न्स एज देयर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और एज द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना, वो कितना अर्न कर रहा है, ठीक है। उसमें वो जो अर्न कर रहा है क्या उसमें वो डिविडेंड दे सकता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाल सकता है, या डिविडेंड पे कर सकता है शेयर होल्डर्स को। अगर उसने प्रॉमिस किया है तो कर सकता है, अगर प्रॉमिस नहीं किया है तो नहीं भी कर सकता है ना। एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, कैपिटल इन्वेस्टेड, है ना। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसको क्या बोलेंगे, इसी का दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। कि इस पे रिटर्न कैसा आता है ना। तो कई बार हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कैपिटल का साइज अगर ये है, हमारा इन्वेस्टमेंट का साइज अगर ऐसा है, तो इस पे रिटर्न जो है वो 10% के रेट से आना चाहिए, या 20% के रेट से आना चाहिए, या 7% के रेट से आना चाहिए, ठीक है। तो आना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन क्या है कि आएगा कैसे। तो आने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, है ना। स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, है ना, उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा, है ना। और तब जाकर के हम ये देख पाएंगे कि हमारा फर्म जो है, हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी जो कंपनी है ना, उसकी अर्निंग पोटेंशियल किस डायरेक्शन में जा रही है ना। ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारा फर्म का ग्रोथ, ये डिसाइड कर पाए कि हमारा फर्म में कैसा ग्रोथ होना चाहिए, और किस किस एस्पेक्ट में होना चाहिए, और कब कब होना चाहिए। ये सब कहाँ पता चलेगा, जब आप उसके फंक्शन से रिलेटेड आप डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के, है ना। तब आप ये काम कर सकते हैं, इस चीज का पता लग सकता है ना। तो अगेन क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, कि व्हिच रेशियो मेजर्स। देखिए, फर्म के परफॉर्मेंस को मेजर करने का हमने पहले ही कहा कि की फैक्टर जो है, वो की फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या है, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो फर्म के किसी भी फर्म के या फर्म के परफॉर्मेंस को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपका प्राइस अर्निंग रेशियो, क्योंकि यही वो रेशियो है जो कि इन्वेस्टर्स के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है कि फर्म जो है उसमें ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है या मिल सकता है ना,
ठीक है, इस एस्पेक्ट को देखते हुए, इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम ये कह सकते हैं दैट द ऑप्शन 1 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन कि which ratio measures the amount that investors are willing to pay for each rupee of earnings, reflecting confidence in the firm's future, है ना। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, फर्म के फ्यूचर जो है वो थोड़ा ब्राइट होगा और ज्यादा बढ़ता रहेगा, है ना। ठीक है, फ्यूचर अनसर्टन है तो रिस्क तो होगा ही, तो इंडस्ट्री या बिजनेस इसलिए तो सेटअप होता है रिस्क को बियर करने के लिए ही, है ना। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा आप सबको इस क्वेश्चन का ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्या है कि क्वेश्चन फिनांस फंक्शन इन्वॉल्व्स। अब फिनांस के कई सारे फंक्शन होते हैं, है ना। उसमें से कह रहा है कि फिनांस फंक्शन, देखिए फंक्शंस नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन है ना। फिनांस फंक्शन इन्वॉल्व्स नंबर 1 प्रोक्योरमेंट ऑफ फिनांस ओनली। क्या सिर्फ फंड को अरेंज करना ही फिनांस का फंक्शन है? ऑप्शन ए है हमारा, जो कि नहीं है। सिर्फ फंड को अरेंज करना ही फिनांस का फंक्शन नहीं है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली। एक्सपेंडिचर ऑफ फंड्स ओनली, रुपए पैसे को खर्च करना ही या उससे रिलेटेड, फंड जनरेट करने से रिलेटेड अदर खर्च करना, क्या वो होगा, है ना। या फंड जनरेट हो गया, उसको खर्च करने से रिलेटेड फंक्शन जो होगा वो उसमें आएगा कि नहीं आएगा, है ना। मेरे समझ से नहीं आएगा। यह सब हो सकता था कब? जब ये ओनली वर्ड नहीं लगा हुआ होता किसी में, है ना। जब ओनली वर्ड नहीं लगा हुआ होता किसी में, ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्या है? सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स ओनली। सेफ कस्टडी ऑफ फंड्स ओनली, फंड को सेफ कस्टडी में रखना, सही तरीके से रखना, सेफली रखना, है ना। रख देंगे तो फंड का यूटिलाइजेशन हो जाएगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। तो फंड को रखने का मतलब, कस्टडी का मतलब अपने कंट्रोल में रखना। यहाँ पे कस्टडी का मतलब लॉकर में रखने से नहीं है, कंट्रोल में रखने से है ना। तो कंट्रोल में रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ओनली वर्ड लगा हुआ है, इसलिए ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब जो लास्ट ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है? यह है प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, ठीक है ना। अब क्या है, जो फिनांस का फंक्शन है, तो फिनांस के बिना तो कोई बिजनेस चल नहीं सकता है। एवरी बिजनेस नीड्स फिनांस, है ना। क्यों? बिकॉज फिनांस इज द लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस या फॉर एनी बिजनेस। किसी कोई भी बिजनेस, जैसे हमारे शरीर का हर अंग, हर ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन करता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में जो रक्त का संचार है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो ठीक प्रकार से होता रहे, है ना। यही ब्लड का सर्कुलेशन गड़बड़ाता है तो हमारा बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है ना। ठीक है, तो ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल करने से तो नहीं होगा। ऑक्सीजन कहां जाके मिलेगा? ब्लड में मिलेगा। अब आपके शरीर में ब्लड है ही नहीं तो क्या होगा? आप तो मर गए, आप तो डेड बॉडी हो गए। अब आपका बॉडी तो भाई भारी हो गया, अब 4 कंधे की जरूरत है, 4 जन उठा के ले जाएंगे, है ना। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में बना रहता है, तो आप इजीली मूव कर पाते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, दूसरे प्लेस से तीसरे प्लेस पे आप आसानी से मूव कर पाते हैं। तो ये चीज है। तो फिनांस फंक्शन भी यही है कि फिनांस जो है वो कंपोनेंट है किसी भी बिजनेस के लिए,
जिसके बिना कोई भी, जिसके एब्सेंस में, जिसमें कमी होने से, है ना, ठीक है, कोई भी बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता है। क्या सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है? नहीं, बिजनेस जो है वो चलाना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, इसलिए इन बिटवीन फिर से फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है अलग अलग पर्पस के लिए, तो हमें उसको डिफरेंट सोर्सेस से अरेंज करने पड़ते हैं, है ना। तो हम अरेंज क्यों करते हैं, हमें फाइनेंस चाहिए क्यों होता है? तो उसका आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, इसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है और यही इसका करेक्ट आंसर है। इसलिए फाइनेंस का जो फंक्शन होगा, फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोक्योरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब फंड को अरेंज करना, प्रोक्योर करना, लाना, है ना, और उसको सही तरीके से बिजनेस में यूटिलाइज करना, है ना। यही फाइनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट अमंग ऑल अदर फंक्शंस, वो हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पार्ट में पढ़ेंगे, है ना, ये भी उसका एक फंक्शन है ना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, हमने बताया कि क्यों नहीं होगा, और ऑप्शन डी होगा, तो हमने बताया कि ऑप्शन डी ही क्यों होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन एनपीवी एंड आईआरआर, व्हेन एनपीवी एंड आईआरआर give different rankings, give different rankings, which of the following problem is the cause of disparity, है ना, disparity that arises when the initial investment is mutually exclusive, project is different। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। मैं क्या बता रहा हूं बार बार कि अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना है। ऐसा कई बार होगा कि क्वेश्चन एक बार दो बार आपने पढ़ा, आपको लगेगा कि यही आंसर होगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है ना, और ये हैबिट पहले से बिल्डअप करनी है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, स्क्रीन जो है वो भी रिफ्लेक्ट करता है, स्क्रीन का लाइट जो है वो आपकी आंख पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये थोड़ी हैबिट जो है थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, उसको डेवलप कीजिए, है ना, रीडिंग हैबिट थोड़ा बढ़ाने का, है ना। क्या है क्वेश्चन? व्हेन एनपीवी, अब देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं एनपीवी, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ एनपीवी का? नेट प्रेजेंट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये एनपीवी का फुल फॉर्म हुआ, है ना, एनपीवी हो गया। एंड आईआरआर, है ना, आईआरआर, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, है ना। आईआरआर का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि व्हेन एनपीवी एंड आईआरआर गिव डिफरेंट रैंकिंग्स, कैसा रैंकिंग्स लिखा है? कैसा रैंकिंग्स? डिफरेंट रैंकिंग्स, कैसा रैंकिंग? डिफरेंट रैंकिंग्स, है ना, डिफरेंट रैंकिंग्स, कोमा है उसके बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम, निम्न में से कौन सा प्रॉब्लम? ये जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ABCD दिए हुए ऑप्शंस, ये प्रॉब्लम्स के ऑप्शंस हैं, समझ में आई बात, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज द कॉज ऑफ डिस्पैरिटी, कॉज ऑफ डिस्पैरिटी, किस तरह कॉज? वो जो डिस्पैरिटी पैदा करता हो, डिस्पैरिटी लाता हो, है ना, दैट अराइजेस व्हेन इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स, कौन सा इन्वेस्टमेंट? इनिशियल इन्वेस्टमेंट,
इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, किस चीज का? प्रोजेक्ट्स का, इज डिफरेंट। जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है किसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का वो डिफरेंट है अगर, है ना, तो बताइए कि जिसके चलते फर्म में जो है वो डिस्पैरिटी अराइज हो गई, है ना, किस कंटेक्स्ट में? नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कंटेक्स्ट में डिस्पैरिटी हो गई, है ना, असमानता हो गई, डिस्पैरिटी हो गई, है ना। तो बताइए कि निम्न कारणों में से, है ना, ये कॉजेज दिए हुए हैं ए बी सी डी, ये 4 कॉजेज हैं, विच वन अमंग दीज कॉजेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, है ना। इसके लिए इनमें से कौन से कॉजेज हैं, इस चारों में से कौन सा वो कारण है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अब देखिए, अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है ना, और वो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स है और वो एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स है ना, ठीक है। तो भाई अब रिटर्न कैसे आए? अब जो वो प्रोजेक्ट है वो क्या है? जो सेल्स है वो सेल्स जो है दैट विल यील्ड डिफरेंट रिटर्न फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, है ना। सेल्स विल यील्ड डिफरेंट रिटर्न्स फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चूंकि रिटर्न डिफरेंट हो गया इसलिए क्या हो गया? देयर अराइजेस conflicting in between internal rate of return and IRR। मैं फिर से बोल रहा हूं, since project is mutually exclusive project, means different projects, one project is different from another one is different from again another, है ना। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकंड, सेकंड इज डिफरेंट फ्रॉम द थर्ड, थर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द फोर्थ, लाइकवाइज, ठीक है। Similarly, since project is mutually exclusive, that's why the return on that project will also be different, ठीक है। लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू के कंटेक्स्ट में और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के कंटेक्स्ट में डिस्पैरिटी इन दोनों के बीच में, यानी कंफ्लिक्टिंग जो है वो अराइज नहीं होनी चाहिए। ये कंफ्लिक्ट अगर अराइज हो गया, कंफ्यूजन अगर अराइज हो गया, ठीक है, तो डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाएगी, डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाएगी। तो हमको ये ध्यान रखना है कि कंफ्यूजन अराइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम किसी न किसी पॉइंट पे आएंगे जहां पर कि हम दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी लाने की कोशिश करेंगे। अब सिमिलैरिटी तो रिटर्न से ही आ सकती है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट के कंटेक्स्ट में रिटर्न जो है वो हमारा डिजायरेबल रिटर्न प्रोजेक्ट कॉस्ट के कंटेक्स्ट में है या नहीं है ना। उस व्यू में, उस लाइट में हमारा रिटर्न जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिटर्न है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उस अब क्या है, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए रिटर्न अलग अलग आएंगे, क्योंकि उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू भी अलग अलग होगा तो रिटर्न भी अलग अलग होगा, है ना। जिसके चलते क्या होगा कि जो रैंकिंग होगा इन बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, जो रैंकिंग होगा इन बिटवीन देम, है ना, तो रैंकिंग कैसा होगा? कन्फ्लिक्टिंग होगा, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, व्हेन नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न गिव डिफरेंट रैंकिंग्स का है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट अलग अलग है, अलग अलग टाइम पीरियड का प्रोजेक्ट अलग अलग है तो रिटर्न अलग अलग होगा। आप भी समझते हैं इन बातों को कि कोई भी इंडस्ट्री का रिटर्न एक समान नहीं होता है, वो अलग अलग टाइम में अलग अलग टास्क को परफॉर्म करता है, तो अलग अलग प्रोजेक्ट होता है, तो अलग प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है वो अलग अलग होगा, तो सिमिलरली रिटर्न भी उसका क्वाइट डिफरेंट होगा, है ना। तो व्हेन एनपीवी एंड आईआरआर गिव डिफरेंट रैंकिंग्स, है ना, कन्फ्लिक्टिंग है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, है ना। रैंकिंग्स, which of the following problem is the cause of disparity
that arises when initial investment in mutually exclusive project is different, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये तो टाइम डिस्पैरिटी प्रॉब्लम है, तो टाइम से हमें लेना देना नहीं है, हो सकता है लेकिन अभी टाइम से लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, इसके बारे में लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, है ना, इसलिए ये ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है। अनइक्वल एक्सपेक्टेड लाइफ्स, ये कहीं से इसमें फिट नहीं बैठता है, ये तो इससे बाहर ही है, इसको छोड़ दीजिए, ये तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा कन्वेंशनल इक्विपमेंट प्रॉब्लम। अब कन्वेंशनल इक्विपमेंट भाई ठीक है, ट्रेडिशनल इक्विपमेंट जो है वो हम यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसे प्रोजेक्ट को कोई लेना देना नहीं है, रिटर्न से लेना देना है ना, कि हम वैसे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करेंगे दैट विल गिव दैट मे गिव द हैंडसम रिटर्न, यानी जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है या होगा, उसको कई ग्राउंड पे हम एग्जामिन करके देखते हैं, एक्सपर्ट से सलाह लेकर के देखते हैं, है ना, तब हम उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है उसको सेलेक्ट किया जाना चाहिए या नहीं, है ना। तो उस कंडीशन में ये भी हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी जो है वो नहीं होगा। तो बचा क्या, है ना, ओनली ऑप्शन बी इज लेफ्ट। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, साइज डिस्पैरिटी प्रॉब्लम। प्रोजेक्ट का साइज कैसा है, आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कुछ और हो गया, प्रोजेक्ट का साइज कुछ और था, तो ऑब्वियसली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कुछ और हो जाएगा। सिमिलर नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, लेकिन जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसके कंटेक्स्ट में कुछ ना कुछ मतलब उसके आसपास रहना चाहिए, है ना। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हैंडसम तभी हो सकता है ना, जब ये जो प्रोजेक्ट का साइज जो है वो मतलब डिस्पैरिटी उसमें नहीं हो, प्रोजेक्ट एक समान हो, है ना। हर प्रोजेक्ट को कंप्लीट स्टार्ट करने का मतलब और उसके कंप्लीट होने का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, उस पीरियड ऑफ टाइम में वो प्रोजेक्ट जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए, वो प्रोजेक्ट फिनिश कंप्लीट जो है वो हो जाना चाहिए, फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि हम ये इस बात का पता लगा सके कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद फर्म में इंडस्ट्री में क्या इफेक्ट पड़ा या इंडस्ट्री पे क्या इफेक्ट पड़ा, है ना। ठीक है, उसके लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसमें से कौन है ना। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फी रिक्वायर्ड टू सेल स्टॉक यूजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है ये एक लाइन में पूछ रहा है, माने ये जनरल पार्लेंस का क्वेश्चन है, ये आपका माने कोर फाइनेंस का अभी है, लेकिन ऐसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि इसमें से, है ना, कि बताइए कि कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या किसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जा सकता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है फी रिक्वायर्ड टू सेल स्टॉक यूजिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो फी रिक्वायर्ड जो है ये आपका इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, है ना। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट तो है नहीं जो आप इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल में काउंट कर सकेंगे, है ना। इसलिए ऑप्शन ए जो है ये ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी अमाउंट पेड बाय एन इन्वेस्टर, अमाउंट पेड बाय एन इन्वेस्टर, तो इन्वेस्टर के लिए तो ये कॉस्ट नहीं है ना। अमाउंट किसको पे किया, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पे किया, किसी फर्म को पे किया, किसी कंपनी को पे किया, किसी बिजनेस हाउस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को पे किया, वो तो इन्वेस्टर है ना। ठीक है, तो उसके लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है। कोई अगर बिजनेसमैन है तो उसके लिए ये भी अमाउंट पेड बाय एन इन्वेस्टर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता है, वो तो फंड का अरेंजमेंट हो सकता है ना। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ फंड्स। थोड़ा सोचिए इस पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न
required rate of return to the supplier of funds. Required rate of return to the supplier of funds, है ना। तो इसको देखिए डियर स्टूडेंट्स कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न किसको? टू द सप्लायर ऑफ फंड्स। जो इंडस्ट्री में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में फंड सप्लाई कर रहे हैं, यानी आप फंड का अरेंजमेंट कर रहे हैं, है ना, तो कहीं ना कोई आपको सप्लाई कर रहा है फंड, जो आपको दे रहा है, तो दैट पर्सन विल बिकम योर सप्लायर, वो आपके सप्लायर हो गए, है ना, या सप्लायर होते हैं। तो उसको उस फंड के अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना, है ना, उसने जो फंड अरेंज करके आपको दिया या आपने जो फंड अरेंज किया उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट पे करना, क्या कहलाएगा? आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। डी क्या है? सम रिक्वायर्ड टू फिनांस अ स्पेसिफिक परचेज। किसी खास तरह के परचेज को करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर सम की जरूरत है, पर्टिकुलर अमाउंट की जरूरत है, पर्टिकुलर फंड की जरूरत है, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाएगा। ऐसा नहीं है, वो फंड है और वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए होगा, उसके प्रोक्योरमेंट के लिए होगा, है ना। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन सी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ फंड्स। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ फंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग, है ना। आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में भी शीट है, मैं इस पे भी है, वही क्वेश्चन इस पे भी है। ये जून 2025 का क्वेश्चन है ना, मैनेजमेंट का। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी, मिलर मोडिग्लियानी का थ्योरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, है ना। वो हम लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो उस थ्योरी को जो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उसके अलग अलग प्रोपोजिशंस हैं, मिलर मोडिग्लियानी के द्वारा दिए हुए हैं, है ना। तो उस प्रोपोजिशंस को भी समझेंगे, उसमें हाइपोथेटिकल क्या है उसको भी समझेंगे, है ना, और तब फिर उसको देखेंगे। खैर आते हैं यहाँ क्वेश्चन पे। So according to MM theory, Miller Modigliani theory, the market price of a share will, the market price of a share will, market price शेयर का होगा, है ना, कौन सा? A B C D, है ना। ऑप्शन ए, चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कहता है कि जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होगा, है ना, ये चेंज हो जाएगा आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपने डिविडेंड पे किया इसलिए आपका शेयर का मार्केट प्राइस जो है ना, वो चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि डिविडेंड आपने अगर प्रॉमिस किया है तो पे करना है ना। क्यों पे करना चाहिए? अगर आप का फर्म बहुत साउंड कंडीशन में है, बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत अच्छे पोजीशन में है, फिनेंशियली साउंड हो गया है, उसमें अच्छा ग्रोथ हो गया है, देन you are in the position to pay some percentage of the retained earnings among the shareholders as the amount of dividend। आप चाहे तो पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं ऑप्शन बी, चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इंटरेस्ट एंड टैक्स, भाई बिजनेस है तो भाई अर्निंग है तो वो इंटरेस्ट और टैक्स जो है वो पे करेगा, है ना, करना भी चाहिए। लेकिन उससे जो एमएम थ्योरी है ना, एमएम का जो हाइपोथेसिस है, प्रोपोजिशन है, वो कहता है द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर विल, है ना, ठीक है, नॉट चेंज आफ्टर, नॉट हमने अपने मन से बोल दिया, मतलब ये ऑप्शन नहीं है ना, नॉट मतलब चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हम किस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं? हम मिलर मोडिग्लियानी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है उसके कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। फाइनेंस का जो थियरी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसमें उन्होंने जो प्रोपोजिशन दिया है उसके लाइट में इसको देखना है। तो उसके प्रोपोजिशन को पहले आपको समझना होगा, फिर ही आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है ऑप्शन, चेंज ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस।
है ना। मार्केट फ्लक्चुएशंस का इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन एमएम थ्योरी के अनुसार जो है वो अकॉर्डिंग टू एमएम थ्योरी मार्केट प्राइस जो है शेयर का, उसका मार्केट फ्लक्चुएशंस से उसको कोई लेना देना नहीं है, जबकि लेना देना है ना, रियल वर्ल्ड में लेना देना है, लेकिन एमएम थ्योरी कहता है कि नहीं लेना देना है। ठीक है, तो नहीं, 3 ऑप्शन कट गए। लास्ट ऑप्शन, रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखिए यही ऑप्शन पहले भी है, पहले क्या है, चेंज। ऑप्शन ए में क्या है, चेंज आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, इसी से मिलता जुलता ऑप्शन डी है, नीचे देखिए, रिमेन अनचेंज्ड, है ना, रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है डी विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, हमारे अनुसार नहीं, मेरे अनुसार नहीं, मिलर मोडिग्लानी का जो फाइनेंस का जो अप्रोच है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो अप्रोच है, अकॉर्डिंग टू दैट अप्रोच, उस लाइट में अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि ऑप्शन डी इज द बेस्ट सुटेड आंसर, द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 70 में आते हैं। अब देखिए क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मर्जर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मर्जर। फिर से पढ़ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मर्जर। ठीक है, ऑप्शन ए, वी हैव increased market price. Option B, we have synergy. Option C, we have diversification. And answer D, we have increased competition. Option D, we have increased competition. So altogether we have the four options. हर एक क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शंस होते हैं, है ना। अब इसमें से क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, नहीं है किसका, मर्जर का, है ना। अब मर्जर जहां होगा तो वहां सिनर्जी भी देखना पड़ेगा। सिनर्जी क्या है, एडेड पावर है। क्या है ये, सिनर्जी एडेड पावर है, एडेड पावर है सिनर्जी। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑप्शन में आते हैं, कहता है कि इसमें से कौन सा मर्जर का एडवांटेज नहीं है। तो पहला इंक्रीज्ड मार्केट शेयर, ये इसका एडवांटेज नहीं है, चलिए ठीक है। दूसरा, अब मर्जर होगा तो सिनर्जी भी होगा, है ना, तो ये तो इसका एडवांटेज में चला जाएगा, तो कह रहा नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, और बिजनेस डाइवर्सिफाई कर सकता है, अगर अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ज्यादा फंड है, तो उसको मर्ज चाहे तो कर सकती है, चाहे तो डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली मर्जर के केस में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, इस बात को याद रखना है कि मर्जर के केस में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी भी जो है वो नहीं होगा। ठीक है, 3 ऑप्शन कट गए, है ना। क्या बचा, इंक्रीज्ड कंपटीशन। इंक्रीज कंपटीशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द मर्जर। मर्जर में कंपटीशन से कोई लेना नहीं है ना, तो इंक्रीज कंपटीशन से कोई लेना नहीं है। सो इंक्रीज कंपटीशन इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द मर्जर, whereas all of them, all 3, option A, option B and option C are the advantages of the merger, and only option D is not the advantage of the merger. So option D is the correct answer. Option D is the correct answer. Is it clear to all of you? I think so, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 71, है ना। अब क्या है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ स्मॉल, थोड़ा मैं जल्दी पढ़ गया, है ना, मैं फिर से पढ़ता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग is characterized by the use of
स्मॉल, ठीक है, इंटरमिटेंट assault on different market segments held by the competitors। मैं फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन को, मैं बार बार इसलिए पढ़ता हूं क्वेश्चन को ताकि आप सब भी समझें, है ना, कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए, है ना। सो which of the following is characterized by the use of small intermittent assault on different market segments held by the competitors, held by the competitors। तो ऑप्शन नंबर देखिए कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या है, इनसर्किलमेंट है, ठीक है, दूसरा फ्लैंकिंग मैनओवर है, थर्ड गोरिल्ला वारफेयर है, और फोर्थ फ्रंटल असॉल्ट है, फ्रंटल असॉल्ट है ना। पहले आप समझिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। अब क्या है कि which of the following is characterized by the use of small intermittent assault, small intermittent assault कहां पे, ऑन डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, मार्केट एक बड़ा हिस्सा है ना, उसका एक पीस, एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर हिस्सा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं, हेल्ड्स बाय द कंपिटिटर्स, ठीक है। तो उसमें बताइए कि इसमें से, है ना, कैरेक्टराइज्ड कौन सा इसमें से हो सकता है ना, किस बेसिस पे, सेगमेंटेशन के बेसिस पे, है ना, कौन करेगा, कंपिटिटर्स करेगा, बाय द कंपिटिटर्स, है ना, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो ये इनसर्किलमेंट नहीं होगा, फ्लैंकिंग मैनओवर नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंट मीनिंग है, फ्रंटल असॉल्ट, क्योंकि यहाँ असॉल्ट लिखा हुआ है, इंटरमिटेंट असॉल्ट लिखा हुआ है, इसलिए आप फ्रंटल असॉल्ट पे नहीं आ जाइएगा, है ना, कि वहां असॉल्ट लिखा है तो यहाँ भी असॉल्ट लिखा है, तो यही उसका करेक्ट आंसर होगा, जी नहीं। क्या आएगा, गोरिल्ला वॉरफेयर आएगा, क्या आएगा, गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर क्यों आएगा, जैसे कि हम लोग देखते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना, वो लोग ये इस मैंने ये पर्टिकुलर टैक्टिक्स को अपनाते हैं किसी पर्टिकुलर एक्शन को अंजाम देने के लिए, है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है, वहां मिलिट्री ऑपरेशंस है तो यहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं है, बट इट फंक्शंस लाइक द मिलिट्री ऑपरेशंस। वहां यहाँ पे उनके पास तोप बंदूक नहीं है, बट उनके पास तोप और बंदूक के तौर पे क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी से वो कंपटीशन को कंपीट करेंगे, या जो अदर कंपटीटर्स है मार्केट में उनको वो कंपीट करने की कोशिश करेंगे, है ना, ठीक है, जिससे कि उनका इंडस्ट्री जो है, उनका मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो बढ़ सकता है और अच्छा हो सकता है और ज्यादा अर्न कर सकता है ना, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा सकता है, रेवेन्यू ज्यादा अर्न कर सकता है। सो गोरिल्ला वारफेयर विल बी दी करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, गोरिल्ला वारफेयर, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, देखिएगा क्या है कि which of the following is not, which of the following is not a characteristic of strategic decisions dealing with long run survival। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, which of the following is not a characteristic of strategic decisions dealing with long run survival। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन में किस बात पे जोर दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स पे जोर दिया गया है। किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पे जोर दिया गया है ना, एम्फेसिस किस तरह कैरेक्टरिस्टिक्स पे दिया गया है ना, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स पे जोर दिया गया है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन से रिलेटेड, है ना, स्ट्रेटजी पे जोर दिया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे एम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है ना, क्यों,
क्योंकि ये डील कर रहा है डीलिंग विथ लॉन्ग रन सर्वाइवल, डीलिंग विथ लॉन्ग रन सर्वाइवल। अब आपको यहां पे क्या ध्यान रखना है, मार्केट में अगर आपको लॉन्ग रन में लॉन्ग टर्म में बने रहना है तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। ये कब ले पाएंगे, जब उससे रिलेटेड आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मार्केट में बने रहने से रिलेटेड जब आप व्हेन यू प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी टू बी इन द मार्केट, टू रिमेन इन द मार्केट, इन दैट केस ओनली यू विल बी एबल टू टेक द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, है ना। और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस जो होता है वो हमेशा फर्म या इंडस्ट्री के सर्वाइवल से रिलेटेड होता है, इसलिए स्ट्रैटेजिकली भी सिर्फ प्लानिंग करने से नहीं होता है, तो स्ट्रैटेजिक प्लान होना चाहिए, है ना। कैसा प्लान होना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लान, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन 1 जो है वो हमारा इनवेरिएबिलिटी है। नंबर 1 क्या है, इनवेरिएबिलिटी, यानी स्टेट ऑफ बीइंग, इनवेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अनचेंज्ड, स्टेट ऑफ बीइंग अनचेंज्ड। स्ट्रेटजी हमने एक बार बना लिया अगर, तो हम उसमें किसी भी परिस्थिति में कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने स्ट्रेटजी जो है वो फोरकास्टिंग को देखते हुए बनाया है, फ्यूचर को देखते हुए बनाया है ना, ठीक है। तो सारे तरह के स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास, जो भी फर्म का फंक्शंस है, जो भी इंडस्ट्री का फंक्शन या मार्केट जो भी रोल प्ले करता है, उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी हमारे पास अलग अलग होना चाहिए। हम और आप आए दिन कई तरह के सेल्समैन को, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को मार्केट में देखते हैं, वो अलग अलग तरीके से जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। वो क्या अपनाते हैं, दे हैव अडॉप्टेड या दे अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजी, है ना, रिगार्डिंग इंक्रीजिंग द सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। उसके लिए एक दूसरे से वो लड़ते झगड़ते नहीं हैं, दूसरे फर्म या दूसरे इंडस्ट्री वाले से जाकर के लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, दूसरी इंडस्ट्री वाले, दूसरे फर्म वाले अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है ना। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो कंसिक्वेंशियल है ना। अब कंसिक्वेंशियल क्या हुआ भाई, है ना, एक हुआ रेयर और एक हुआ डायरेक्टिव। डायरेक्टिव तो आपको पहले से पता है कि डायरेक्टिव भाई कि हाँ ये चीज करना है, ठीक है, ये डायरेक्टिव हो गया भाई, इसी तरह का एक प्रिंसिपल बना दिया गया, एक गाइडलाइन दिया गया, वो करना है, वो क्या है, हमारा डायरेक्टिव है, ठीक है। चलिए वो नहीं होगा, है ना, रेयर है, बहुत दुर्लभ है, ऐसा भी नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब कंसिक्वेंशियल क्या होता है कि कंसिक्वेंशियल होता है, अब कंसिक्वेंशियल क्या होता है, कंसिक्वेंशियल होता है कि हैपनिंग, कुछ ऐसा हैपनिंग जो अनएक्सपेक्टेड सा हो जाए, कुछ उस तरह का, है ना, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड सा क्यों हो जाएगा, इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं थी, है ना, और आपका चूंकि स्ट्रेटजी नहीं थी अच्छी, इसलिए आप स्ट्रेटजिक डिसीजन भी अच्छा नहीं ले पाए, इसका निगेटिव इंपैक्ट आपके फर्म, आपके मार्केट पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। हमने इनवेरिएबिलिटी के बारे में पहले बताया कि क्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कि इनवेरिएबिलिटी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये बताता है कि क्वालिटी ऑफ बीइंग अनचेंज्ड, क्वालिटी ऑफ बीइंग अनचेंज्ड, हम मार्केट के कंडीशन को देखते हुए, मार्केट के इन्वायरमेंट को देखते हुए, कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट को देखते हुए, नंबर ऑफ कंपटीटर्स को देखते हुए, हम जो डिफरेंट स्ट्रेटजी हमने बनाया, है ना, ठीक है, तो वो उसमें अभी जब तक वो काम चल रहा है, जब तक वो टास्क पूरा हो रहा है, तब तक इन बिटवीन कोई चेंजेस नहीं होगा, और अगर चेंजेस हो गया इन बिटवीन तो ऑब्वियस है कि उसका निगेटिव इंपैक्ट फर्म पे, मार्केट पे पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो क्या है कि उसमें कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन, है ना। कंसिक्वेंशियल उसका ऑप्शन है, रेयर उसका ऑप्शन है, डायरेक्टिव भी उसका ऑप्शन है, चूंकि गाइडलाइन देगा, प्रोवाइड करेगा, तो उसके डायरेक्शन में उसी तरीके से काम करेंगे, है ना। तो हम ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन को फुलफिल कर पाएंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि नहीं है, उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है,
है ना। तो हमने पहले ही कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग अनचेंज्ड, तो स्टैटिक डिसीजन का उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो काहे के लिए, तो इनवेरिएबिलिटी होगा, इनवेरिएबिलिटी का उस पर कोई असर नहीं पड़ना है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी दी राइट ऑप्शन, है ना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है कि इनकरेजिंग कस्टमर्स टू स्विच टू अ ब्रांड इज अचीव्ड थ्रू, encouraging customers to switch to a brand is achieved through, कस्टमर को क्या करना है, स्विच करना है, कहां, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे, एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे स्विच करना है। तो सेल्स प्रमोशन से स्विच होगा नहीं, इससे जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो बढ़ता है, स्विच नहीं होता है। पब्लिसिटी नहीं, जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसी का पब्लिसिटी होगा, है ना, ठीक है। इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग, यानी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशन हुआ, है ना, ठीक है, उसके ब्रांडिंग में, पैकेजिंग में, है ना, ठीक है, टेस्ट में, है ना, प्राइसेस में कुछ चेंजेस हुआ, यदि ये क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग कहलाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग, जो आपको परसुएट करता है ना, आगे की ओर धकेलता है कि भाई, कि पुश करता है कि ठीक है इस ब्रांड से आप इस ब्रांड पे आप शिफ्ट कीजिए, है ना, ठीक है। हाँ भाई, ली कूपर का जूता पहनते थे, ली कूपर का सैंडल पहनते थे, चलिए अब मोची का पहनिए, है ना, बाटा का पहनते थे, चलिए लिबर्टी का पहनिए, तो ब्रांड शिफ्ट हो रहा है ना। लेकिन एक ही ब्रांड में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और जो सेल्समैन जो हमें बता रहा होता है वो क्या बता रहा होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो उसको हम लोग उसको शिफ्ट करना नहीं कहेंगे, स्विच ओवर करना नहीं कहेंगे, है ना। जब उस पर्टिकुलर ब्रांड को छोड़ करके हम दूसरे ब्रांड पर जब तक नहीं आते हैं तब तक वो स्विच टू अनदर ब्रांड नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन हमारा कि इनकरेजिंग कस्टमर्स, क्वेश्चन हमारा इनकरेजिंग कस्टमर्स टू स्विच टू अ ब्रांड, कस्टमर को इनकरेज करना कि वो उस ब्रांड को छोड़ करके दूसरे ब्रांड पे आए। जैसे कल तक लोग जो है वो कॉलगेट टूथपेस्ट यूज करते थे, है ना, फिर नीम टूथपेस्ट यूज करने लगे, फिर सिबाका एक टूथपेस्ट आता था वो यूज करने लगे, ठीक है, फिर आ गया कॉलगेट जेल, फिर आ गया फोर हैंड्स, ठीक है, अब फिर पतंजलि का आ गया, जेल आ गया, पतंजलि में भी जेल वाला टूथपेस्ट आता है, कुछ लोग यूज करते हैं, है ना। तो क्या हुआ कि लोग ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। सारे प्रोडक्ट्स में नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स में शिफ्ट करते हैं, सारे प्रोडक्ट्स में शिफ्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ही ब्रांड के कस्टमर्स जो है वो सारे कस्टमर जो है पूरे जितना पॉपुलेशन है वो सब का सब एक ही ब्रांड के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो, ऐसा नहीं है। डिफरेंट कस्टमर्स हैं, हैविंग डिफरेंट टेस्ट, हैविंग देयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, है ना, हैविंग डिफरेंट वे ऑफ देयर लाइवलीहुड, है ना, ठीक है, देयर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना ब्रांड जो है वो शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। सो परसुएसिव एडवर्टाइजिंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना। तो इसी सब इतना क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन 61 से लेकर के 73 क्वेश्चन तक हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। इसके पहले हम लोगों ने 51 टू 60 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, है ना। और हम आज हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, क्वेश्चन नंबर 61 टू 73, है ना। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, और मैं समझता हूं कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, थोड़ी देर पॉज दीजिए, रुकिए, सोचिए कि यही आंसर क्यों हो सकता है, कुछ और आंसर क्यों नहीं हो सकता है, यही आंसर क्यों होगा, इसके बाद सोचिए, है ना। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और कुछ वैल्यूबल कमेंट अगर अपनी ओर से देना चाहें तो वो भी आप दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।